चुप। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है आन्या। तू चोर है और आज ही मेरे घर से निकल जा। पापा, आज फैसला कर लीजिए, या तो आपकी अपनी बेटी या फिर ये अनाथ जो हमारे घर का नमक खाकर हमें ही लूट रही है। अगर मेरी मौजूदगी से इस घर में नफरत बढ़ती है तो मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। दरवाजा उधर है, देर मत कर। पर याद रखना, जिस दिन सच्चाई सामने आएगी उस दिन सबसे ज्यादा चोट आपको ही लगेगी। सुबह की भागदौड़। मामी जोर जोर से चिल्ला रही हैं। आन्या हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रही है। प्रिया सोफे पर बैठकर फोन चला रही है। अरे ओ महारानी, चाय अभी तक चूल्हे पर ही है क्या? राजेश जी ऑफिस जाने वाले हैं और रोहन का कॉलेज है। हाथ में मेहंदी लगी है क्या? नहीं मामी जी, बस ला रही हूँ, दूध उबलने ही वाला था। आन्या जल्दी से किचन की तरफ भागती है। तभी मामा तैयार होकर आते हैं। क्यों सुबह सुबह बेचारी बच्ची पर चिल्ला रही हो सुनीता? वो 5 बजे से उठी हुई है। हाँ हाँ, ले लीजिए अपनी लाडली की साइड। एहसान किया है हमने उसे यहाँ रखकर, और नखरे देखो इसके। और ये प्रिया, तुम फोन छोड़ोगी या मैं तोड़ूं? मॉम, मैं इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रही हूँ, ये मेरा काम है। आन्या है ना घर के काम के लिए। आन्या चाय लेकर आती है। रोहन सीढ़ियों से उतरता है। उसके हाथ में क्रिकेट बैट है। वो आते ही आन्या के सर पर प्यार से थपकी देता है। गुड मॉर्निंग सिंड्रेला। आज नाश्ते में क्या है? अगर पराठे नहीं हुए तो मैं स्ट्राइक पर जा रहा हूँ। आलू के पराठे बनाए हैं भैया, आपके फेवरेट। लो, भैया के लिए पराठे और हम भूखे मरे। प्रिया देख रही है, इस घर में सिर्फ मर्दों की चलती है। आन्या किचन में अकेली खड़ी है, बर्तन धो रही है। उसकी आंखों में दर्द है लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। वो अपनी माँ की एक पुरानी फोटो देखती है। माँ, आप होती तो शायद मैं भी प्रिया दीदी की तरह सजती सवरती, लेकिन कोई बात नहीं, मामा जी ने बहुत किया मेरे लिए, कम से कम मैं उनके काम तो आ सकती हूँ। तभी रोहन किचन में आता है और आन्या को फोटो के साथ देखता है। फिर माँ से बातें कर रही है। तुम्हें पता है आन्या, तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी। डैड बताते हैं कि पूरे शहर में उनकी मिसाल दी जाती थी। मुझे तो बस उनकी धुंधली सी याद है भैया। बस इतना याद है कि वो बहुत अच्छी खाना बनाती थी। शायद इसीलिए मुझे भी खाना बनाना पसंद है। और तुम बहुत अच्छा बनाती हो, सच कहूँ मम्मी से भी ज्यादा। लेकिन ये बात उनसे मत कहना, वरना मेरी भी खैर नहीं। दोनों हंसते हैं। ये पल आन्या के लिए खुशी का एक छोटा सा लम्हा है। सब नाश्ता कर रहे हैं। शर्मा आंटी बिना नॉक किए घर में घुसती। अरे सुनीता, सुना तुमने? गुप्ता जी की बेटी भाग गई। क्या? भाग गई? किसके साथ? किसी कॉलेज के लड़के के साथ। अरे मैंने हमेशा कहा था ना कि लड़कियों को ज्यादा आजादी नहीं देनी चाहिए। देखो क्या हुआ। आंटी, न्यूज़ चैनल बाद में शुरू करना, पहले पराठा खा लो। अरे रोहन बेटा, मैं तो बस कह रही थी। वैसे आन्या बड़ी हो रही है सुनीता, नजर रखना। अनाथ बच्चों का खून पता नहीं कैसा हो। माहौल गंभीर हो जाता है। आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजेश गुस्से में चम्मच पटकते हैं। भाभी जी, आन्या मेरी बहन की निशानी है। उसका खून मेरे खून जैसा ही है। आइंदा मेरे घर में ऐसी बातें मत कीजिएगा। लो, फिर शुरू हो गए वकील बनकर। आन्या रोते हुए वहां से चली जाती है। रोहन उसे सांत्वना देने पीछे जाता है। प्रिया खुश होकर मुस्कुराती है। आन्या एक छोटे से कमरे में बैठी है जो स्टोर रूम जैसा दिखता है। कमरे में एक पुराना पलंग, एक छोटी अलमारी और दीवार पर उसकी माँ की फोटो है। रोहन दरवाजा खटखटाता है। आन्या, अंदर आ सकता हूँ? हाँ भैया, आइए। रोहन अंदर आता है और आन्या के बगल में बैठ जाता है। देख, शर्मा आंटी की बातों पर ध्यान मत दे। वो तो ऐसी है जैसे टीवी सीरियल की विलन। बिना ड्रामा किए उन्हें नींद नहीं आती। नहीं भैया, शर्मा आंटी ही नहीं, सब ऐसा ही सोचते हैं। कॉलेज में भी लोग मुझसे दूर रहते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मैं अनाथ हूँ, जैसे मुझ में कोई बीमारी हो। तो उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें पता है आन्या, मैंने हमेशा सोचा है कि अगर प्रिया की जगह तुम मेरी असली बहन होती तो मैं कितना खुशनसीब होता। सच में भैया? बिल्कुल। प्रिया तो बस अपनी सोचती है, लेकिन तुम इतनी मेहनती हो, इतनी समझदार हो। पापा को तुम पर गर्व है और मुझे भी। आन्या घर का सारा काम निपटाकर कॉलेज चली जाती है। कॉलेज कैंपस में चहल पहल है, हर तरफ दोस्ती और हंसी। आन्या किताबें सीने से लगाए अकेली चल रही है। यही है वो,
अनाथ वाली। हाँ, अपने मामा मामी के घर रहती है। लोग कुछ भी कहें, मुझे रुकना नहीं है। प्रोफेसर हाथ में टेस्ट की कॉपियां लिए कक्षा में प्रवेश करते हैं। इस टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आन्या के हैं। एक्सीलेंट वर्क। कुछ छात्र शालीनता से पोलाइट क्लैप्स करते हैं। कुछ के चेहरों पर जेलस लुक साफ दिखाई देते हैं। राहुल की नजर चुपचाप आन्या पर टिक जाती है। उसकी आंखों में क्वाइट एडमिरेशन झलकती है। थैंक यू सर। वो बैठ जाती है और राहुल उससे कहता है, कंग्रेट्स, तुम सच में इंस्पायरिंग हो। थैंक यू। क्लास खत्म होते ही सभी बच्चे कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। राहुल हिचकिचाते हुए आन्या के पीछे पीछे चलता है और उसके पास आकर रुक जाता है। आज क्लास में जो लोग बातें कर रहे थे, आई एम सॉरी, सब ऐसे नहीं होते। पता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगा आपने कहा। अगर कभी ग्रुप स्टडी करनी हो तो बता देना। जरूर। कॉलेज लाइब्रेरी में हल्की धूप खिड़कियों से अंदर फैल रही है। लाइब्रेरी में पूरा माहौल शांत है। आन्या गंभीरता से पढ़ाई कर रही है, किताबों और नोट्स में डूबी हुई। राहुल कुछ मेज दूर बैठा है और चुपचाप उसकी ओर नजर डाल रहा है। आन्या की पेन गिर जाता है। ये गिर गया था। थैंक यू। तुम हमेशा इतनी स्ट्रांग कैसे रहती हो? क्योंकि वीक होने का ऑप्शन नहीं है। आन्या अपना बैग खोलती है और अपनी माँ की पुरानी डायरी निकालती है। मेरी आन्या, अगर दुनिया तुझे अकेला छोड़े तो पढ़ाई को अपना सहारा बनाना। मैं हारूंगी नहीं माँ। लाइब्रेरी की घंटी बजती है। राहुल उसे जाते हुए देखता है। उसकी नजर धीरे धीरे सम्मान से अफेक्शन में बदलने लगती है। रात का समय। राहुल के घर का वातावरण शांत है। राहुल चुपचाप बैठा है, अपनी ही सोच में खोया हुआ है। उसकी माँ हाथ में चाय लेकर कमरे में आती है। आज कुछ ज्यादा ही चुप है। कॉलेज में कुछ हुआ? हाँ माँ, एक लड़की है, आन्या। और वो अनाथ है माँ, लेकिन सबसे मेहनती, सबसे स्ट्रांग। लोग उसके बारे में गलत बोलते हैं। तो तुम क्या सोचते हो? मुझे वो पसंद आने लगी है, उसकी अच्छाई। पसंद दिल से हो और इज्जत के साथ हो तो वो गलत नहीं होती बेटा। रात के समय पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा है। आन्या सबको खाना परोस रही है। वाह आन्या, आज का खाना तो कमाल का है। ये पनीर की सब्जी बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी बनाई है। आपको पसंद आई मामा जी? मैंने माँ की डायरी से रेसिपी देखी थी। हाँ हाँ, सब उसी की तारीफ करो। मैं 20 साल से खाना बना रही हूँ, किसी ने तारीफ नहीं की। सुनीता, तुम्हारा खाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन आन्या ने मेहनत की है तो तारीफ तो बनती है। मुझे भूख नहीं है, मैं डाइट पर हूँ। डाइट पर हो या सब्जी पसंद नहीं आई, क्योंकि आन्या ने बनाई है इसलिए। रोहन, तुम चुप रहो, तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो। हाँ बेटा, प्रिया सही कह रही है। इस घर में सिर्फ आन्या की चलती है। मामा जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन चुप रह जाते हैं। आन्या सिर झुकाकर खड़ी रहती है। आन्या छत पर अकेली खड़ी है, तारे देख रही है। रोहन ऊपर आता है, हाथ में 2 कप चाय लिए। ले, तेरी फेवरेट अदरक वाली चाय। थैंक यू भैया। तू हर बार चुप क्यों रह जाती है आन्या? मम्मी या प्रिया कुछ भी बोले तू बस सुनती रहती है। क्योंकि भैया मैं इस घर की मेहमान हूँ। अगर मामा जी ने मुझे नहीं रखा होता तो मैं शायद अनाथ आश्रम में होती। कम से कम यहाँ मुझे एक परिवार तो मिला। तुम मेहमान नहीं हो, तुम इस घर का हिस्सा हो। पापा ने तुम्हें यहाँ एहसान करके नहीं रखा, बल्कि तुम्हें यहाँ रहने का पूरा हक है। एक दिन मामी मामा जी से कहती है, अच्छा सुनो, शर्मा जी ने बताया कि उनके रिश्तेदार लड़का ढूंढ रहे हैं। प्रिया के लिए परफेक्ट रहेगा। सुनीता, प्रिया अभी 17 की है, उसे पढ़ने दो, करियर बनाने दो। अरे एक बार देख तो लो, अच्छा लड़का है, NRI है। NRI मतलब अमेरिका या कनाडा? कनाडा, बहुत पैसे वाले लोग हैं। रोहन और राजेश एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आन्या चुपचाप सुन रही है। प्रिया के लिए एक अमीर घर से रिश्ता आने वाला है। मामी चाहती हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। वो आन्या को नौकरानी की तरह पेश करना चाहती हैं। 1 हफ्ते बाद घर सजा हुआ है। मेहमान लड़के वाले बैठे हैं। प्रिया बहुत ज्यादा मेकअप में है। आन्या साधारण सलवार सूट में नाश्ता परोस रही है। लड़के की माँ आन्या से बहुत प्रभावित होती है। अरे वाह, कितनी सुशील बच्ची है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जी ये तो बस घर के काम में मदद करती है, हमारी दूर की रिश्तेदार है। ये है मेरी बेटी प्रिया। प्रिया बेटा, नमस्ते करो। हाय आंटी। सुनीता जी, हमें सादगी पसंद है। आपकी बेटी तो काफी मॉडर्न है, लेकिन ये बच्ची बहुत सलीके वाली लग रही है।
इसने ही नाश्ता बनाया है। सुनीता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। प्रिया को अपमान महसूस होता है। अन्या वहाँ से चुपचाप चली जाती है। लड़के की माँ प्रिया से कुछ सवाल करती है। प्रिया, आप खाना बनाना पसंद करती हैं या कोई कुकिंग हॉबीज है? नहीं, मुझे कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ। कुछ देर बाद लड़के की माँ गंभीर और शालीनता के साथ मामा जी की तरफ देखती हैं। आपकी बेटी प्रिया अच्छी है, लेकिन हमें अपने बेटे के लिए एक सरल और संस्कारी लड़की चाहिए। अगर आप चाहे तो हम चाहेंगे कि आन्या का रिश्ता हमारे बेटे से हो। नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। सुनीता गुस्से में किचन में आती है और आन्या के हाथ से बर्तन छीनकर फेंक देती है। खुश है अब? मेरी बेटी का रिश्ता तुड़वा दिया तूने। अपनी भोली सूरत लेकर उनके सामने क्यों गई थी? मामी, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद बुलाया था। आन्या पूरी रात अपने कमरे में रोती रहती है। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है और दिल अंदर से टूट चुका है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। काश आज आप मेरे पास होती। कॉलेज का माहौल हल्का हलचल वाला है। छात्र छात्राएं अपनी अपनी क्लासेस में जा रहे हैं। कुछ लोग गपशप कर रहे हैं। आन्या अकेली अपने नोट्स देख रही है। तभी उसी क्लास के कुछ लड़के उसके पास आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। अरे अनाथ वाली, पढ़ाई के अलावा कभी मस्ती भी करोगी क्या? हाँ, और तुम इतनी सीरियस क्यों रहती हो? थोड़ी स्माइल भी कर लो। आन्या चुपचाप खड़ी रहती है, अपना बैग कसकर पकड़े हुए। उसके चेहरे पर हल्का डर और असहजता साफ झलक रहा है। पास ही खड़े राहुल ने ये सब देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो तुरंत आन्या की तरफ बढ़ता है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे परेशान करने का हक किसी को नहीं है। ओ, बस मजाक कर रहे थे। मजाक? जब किसी को अनकंफर्टेबल फील कराओ तो मजाक नहीं होता। अब दूर हो जाओ। लड़के हिचकिचाते हैं, फिर धीरे धीरे हट जाते हैं। थैंक यू राहुल। कोई बात नहीं, अगली बार अगर कोई फिर परेशान करे तो मुझे बताना। आन्या हल्की मुस्कान के साथ अपने नोट्स में वापस लग जाती है। राहुल थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उसे देखता है। उसकी नजर में स्नेह और प्रशंसा झलकती है। रात के समय कमरे में हल्की रोशनी है। प्रिया के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल जाती है। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म लेती है। वो अपनी माँ की खानदानी चेन को लेकर अपने हाथों में दबा लेती है और गहरी सांस लेती है। आज रात आन्या की किस्मत का फैसला हो जाएगा। पापा को चुनना ही पड़ेगा, एक चोर भांजी या उनकी अपनी बेटी। वो चुपके से बाहर निकलती है। आन्या के पास रखे बैग के पास रुकती है और पल भर की झिझक के बाद चेन उसके अंदर डाल देती है। प्रिया की आंखों में संतोष की चमक है। अगली सुबह घर में अफरा तफरी मची हुई है। सुनीता बदहवास होकर सामान उलट पुलट रही है। मेरी खानदानी सोने की चेन गायब है। ये घर में रहते हुए कैसे चोरी हो सकती है? मैंने चेन यही इस टेबल पर रखी थी, अब गायब है। इस घर में कोई चोर है। आज सबकी तलाशी ली जाएगी। मामा जी आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज में चिंता है। सुनीता, शांत हो जाओ। घर में अपने ही लोग हैं, मिल जाएगी। इतना हंगामा ठीक नहीं। प्रिया एक पल चुप रहती है, फिर नकली मासूमियत के साथ बोलती है। पापा, हमें आन्या का बैग चेक करना चाहिए। कल वही पूरे घर की सफाई कर रही थी। आन्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहीं मामी जी, मैंने कुछ नहीं लिया, मेरा यकीन कीजिए। सुनीता गुस्से में आन्या का बैग लेती है। मामी बिना सुने बैग पलट देती है। अगले ही पल सोने की चेन जमीन पर गिरती है। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। आन्या, ये क्या है? मामा जी, कसम से मुझे नहीं पता ये कैसे आई। मैंने चोरी नहीं की। प्लीज मेरा यकीन कर लीजिए। बस, अब एक शब्द नहीं। राजेश, आज फैसला होना चाहिए। अगर इसे घर से नहीं निकाला तो मैं प्रिया को लेकर मायके चली जाऊंगी। मामा जी पूरी तरह टूट जाते हैं। आन्या उनकी आंखों में बेबसी देख लेती है। आन्या समझ जाती है, आज सच नहीं, मजबूरी जीतेगी। मामा जी, आप मत लड़िए, मेरी वजह से घर ना टूटे। मैं हॉस्टल चली जाऊंगी। आन्या चुपचाप बाहर चली जाती है। राजेश की आंखें भर आती हैं। आन्या पास के एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। घर वही है, लेकिन अब उसमें सुकून नहीं बचा। आन्या जो घर का सारा काम किया करती थी, वो अब मामी जी को खुद करना पड़ता है। वही प्रिया बस अपने सजने संवरने और इंस्टाग्राम में ही लगी रहती है। कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह हलचल से भरा हुआ है, लेकिन आज आन्या उस शोर में भी बिल्कुल अकेली लगती है। किताब खुली हुई है, पर उसका ध्यान कहीं और है।
उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, जिन्हें वो बार बार पोंछने की कोशिश करती है। चेहरे पर गहरी उदासी और टूटा हुआ भरोसा साफ झलक रहा है। थोड़ी दूर राहुल अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते हुए खड़ा है। बातों के बीच अचानक उसकी नजर आन्या पर पड़ती है। वो ठिठक जाता है, उसकी हंसी गायब हो जाती है और चेहरे पर चिंता आ जाती है। बिना कुछ कहे वो अपने दोस्तों से अलग होकर धीरे धीरे आन्या के पास आता है। आन्या, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? आन्या कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे धीरे बोलती है। मेरी माँ बचपन में ही भगवान के पास चली गई थी। उसके बाद से मैं मामा जी के घर रहती थी। मैंने हमेशा उस घर को अपना घर माना, लेकिन मामी जी और मेरी कजिन मुझे कभी पसंद नहीं करते थे। पता नहीं कैसे मेरे बैग से मामी जी की सोने की चेन निकल आई। मैंने कुछ भी नहीं किया था राहुल, सच में। फिर भी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया और मुझे घर छोड़ना पड़ा। सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी सब कुछ मुझसे छिन गया। राहुल उसकी बातें चुपचाप सुनता है। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और सम्मान झलकता है। उसी पल वो समझ जाता है कि आन्या ही वो लड़की है जिसे वो अपने जीवन साथी के रूप में देख सकता है। जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं है। सच देर से ही सही सामने जरूर आएगा। मैं वादा करता हूँ, जब तक तुम्हें जरूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर हाल में। तुम बहुत मजबूत हो आन्या। हालात चाहे जैसे भी हों, तुम टूटने वालों में से नहीं हो। आज अगर सब कुछ खोया हुआ लग रहा है तो यकीन मानो, कल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत जरूर होगी। कुछ दिनों बाद लगातार थकान और तनाव की वजह से मामी जी की तबीयत खराब हो जाती है। प्रिया, बेटा जरा पानी दे दे, सिर बहुत दर्द कर रहा है। मेरी दवाई कहाँ रखी है? प्रिया आईने के सामने खड़ी है और पार्टी के लिए तैयारी हो रही है। वो पल भर को पीछे मुड़कर देखती है, फिर से अनसुनी कर देती है। माँ प्लीज, मैं पहले ही लेट हो रही हूँ। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। पापा आएंगे तो उनसे मांग लेना। सुनीता कुछ कहना चाहती है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। प्रिया बैग उठाती है और बिना पलटे निकल जाती है। जिस बेटी के लिए उसने सब कुछ किया, आज वही उसे अकेला छोड़ गई। अचानक सुनीता को तेज चक्कर आता है। उसका हाथ बिस्तर के किनारे से फिसलता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। अस्पताल का कॉरिडोर। मामा जी और रोहन प्यारे से टहल रहे हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं। इन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था। खतरा टल गया है, लेकिन अब इन्हें बहुत प्यार, ध्यान और देखभाल चाहिए। मामा जी की आंखें भर आती हैं। रोहन तुरंत फोन निकालता है। रोहन बिना एक पल गवाए आन्या को कॉल करता है। ये सुनते ही आन्या हॉस्टल से दौड़ते हुए निकली। अगली सुबह कमरे में हल्की मध्यम रोशनी फैली हुई है और मशीनों की धीमी लगातार चलती आवाज माहौल को गंभीर बना रही है। उसी शांति के बीच सुनीता की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। प्रिया, तू आ गई बेटा? पर सामने से कोई जवाब नहीं आता, तो वो मुश्किल से आंखें खोकर देखती है और उसे सामने प्रिया नहीं अन्या बैठी हुई दिखती है। उसके चेहरे पर थकान है, आंखों में नींद नहीं, लेकिन हाथ सुनीता का थामे हुए हैं। कोने में सोफे पर प्रिया हेडफोन लगाए सो रही है, बिल्कुल बेखबर। रोहन कमरे में आता है। माँ, कल रात से यही आपके पास है। प्रिया तो अभी आई है और सो गई। माँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। रोहन फोन में वीडियो चलाता है। क्या प्लान था यार। मॉम तो पूरी बेवकूफ बन गई। अब वो मुसीबत हमेशा के लिए बाहर है। सुनीता के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। सुनीता धीरे धीरे आन्या का हाथ पकड़ती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं सच में अंधी हो गई थी। जिसे मैंने जन्म दिया वही मुझे छोड़ गई। तू अनाथ नहीं है आन्या। अगर तूने मुझे माँ नहीं कहा तो सच में मैं अनाथ हो जाऊंगी। आन्या की आंखों से आंसू गिरते हैं। मामी जी, माँ कभी गलत नहीं होती और मैं आपको माँ ही कहूंगी। मामा जी सब सुन लेते हैं और प्रिया की तरफ देखते। प्रिया, अब घर चलो। आज तुम्हें समझ आएगा कि संस्कार क्या होते हैं। जिस घर से बेटी निकाली गई थी, आज वही बेटी उस घर की असली रोशनी बन गई। कुछ दिनों बाद मामी जी घर वापस आ जाती हैं। आन्या पूरे मन से उनका ध्यान रखती है, दवाइयों से लेकर खाने तक, हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल। वहीं प्रिया का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है और उसे भी घर के कामों की जिम्मेदारी दी जाती है।
एक दिन अचानक राहुल अपनी माँ के साथ आन्या के घर आता है। उन्हें देखते ही आन्या चौंक जाती है। बैठक में सब लोग बैठ जाते हैं। कमरे में हल्की सी खामोशी छा जाती है। अगर आप बुरा न माने तो मेरा बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। ये बात मैं भी कह सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आन्या राहुल की भावनाएं सीधे उसी से सुने। राहुल थोड़ा घबराया हुआ लेकिन आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। मैं ये बात आन्या से अकेले में भी कह सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई उसके बारे में गलत सोचे। मैं आन्या को पसंद करता हूँ। उसका सच्चा मन, उसका धैर्य और मुश्किल हालात में भी हार ना मानना, यही सब मुझे उससे जोड़ता है। वो एक पल रुकता है, फिर मामा जी और मामी जी की ओर देखकर बोलता है, मैं आन्या से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो आप लोगों की बहुत इज्जत करती है, इसलिए ये बात सीधे आपसे कहना जरूरी समझा। राहुल की माँ आगे बढ़ती है। मैं भी आन्या को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। वो जितना चाहे आगे पढ़ सकती है और अगर नौकरी करना चाहे तो वो पूरी तरह स्वतंत्र होगी। हमारे घर में उसके फैसलों की कद्र होगी। राहुल की माँ मुस्कुराकर आन्या की ओर देखती है। मैं उसे अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी की तरह रखूंगी। कमरे में एक सुकून भरी खामोशी छा जाती है। मामी जी की आंखें भर आती हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। मामा जी गहरी सांस लेते हैं, मानो किसी भारी बोझ से मुक्त हो गए हों। आन्या की आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगते हैं। इस बार दर्द के नहीं, बल्कि राहत और सम्मान के। उसकी जिंदगी में पहली बार कोई उसे बोझ नहीं, बल्कि एक चुनाव समझकर अपना रहा होता है। हमें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। राहुल और उसका परिवार हमें पूरी तरह योग्य लगता है, लेकिन हम आन्या पर कोई फैसला थोपना नहीं चाहते। ये उसकी जिंदगी है। जो भी फैसला आन्या लेगी हमें मंजूर होगा। सारी नजरें आन्या पर टिक जाती हैं। वो घबरा जाती हैं। अचानक इतने लोगों के सामने अपनी बात कहना उसके लिए आसान नहीं होता। वो कुछ पल सिर झुकाए खड़ी रहती। मामा जी, आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। आपकी इज्जत और भरोसा मेरे लिए सबसे ऊपर है। वो एक गहरी सांस लेती है और राहुल की ओर देखती है। राहुल ने मुझे कभी कमजोर नहीं समझा। उसने मुझे वही माना जो मैं हूँ, बिना किसी शर्त के। अगर आप सबकी रजामंदी हो तो मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहती हूँ। राहुल की आंखों में चमक आ जाती है। उसकी माँ राहत की सांस लेती है। धन्यवाद, आपने मुझे और आन्या को समझा। मैं वादा करता हूँ, आन्या की इज्जत और खुशी मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। आन्या, मुझे माफ कर दो। आज समझ आया कि सच्चे संस्कार क्या होते हैं। मामी जी, बीती बातें बीत गईं। कमरे का माहौल भावनाओं से भर जाता है। ये सिर्फ एक रिश्ता तय होने का पल नहीं होता, बल्कि गलतियों से सीख और सच्चाई की जीत का पल बन जाता है।